एक झूठ की सरकार है। झूठ का गुब्बारा युवाओं ने फोड़ दिया है। 90,000 96,000 स्कूल्स बंद कर दिए गए। यूपी में अकेले 30,000 27,000 बंद कर दिए गए। आप चुनावों को ट्रांसपेरेंट नहीं रहने दिया। आपने उनको लूट लिया। बंगाल का चुनाव आपकी आंखों के सामने, उसका उदाहरण देखिए। इनके ट्रांसप्लांटेड लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, एक एक जीत के आ रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे युवाओं वाला देश है। हमारे बच्चे कांवड़ हो रहे हैं 20 साल की उम्र में। ठीक है, धर्म जरूरी है, धर्म का मैं विरोध नहीं करता हूं, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटीज है। जर्मनी में लोग बूढ़े हो रहे हैं, आप जर्मन सीखिए। आप जाइए जर्मनी, आपको नर्स की तमाम नौकरियां पड़ी हुई। लेकिन क्या किया जा रहा है? जर्मन स्कूलों में से हटा दिया गया था, उसकी जगह पे संस्कृत लाया गया। क्यों? संस्कृत एक तो डेड लैंग्वेज है, उसको एक जाति विशेष पढ़ती है, उसके लोगों को नौकरी मिलेगी और आपके बच्चे बेरोजगार होंगे। बेरोजगार होंगे तभी तो अंधभक्त होंगे। अगर पढ़ गए तो सवाल पूछेंगे कि भारत में 2014 में 1% लोगों के पास 22% धन था और वो धन बढ़ के 40% हो गया। किसी भी लोकतंत्र में इस तरह की गैर बराबरी होनी चाहिए? कोई सिस्टम है? आप समझते हो कि मैं गरीब हूं। आप गरीब नहीं है, आप इसलिए गरीब हैं क्योंकि आप उसी झूठ में बह रहे हैं। घर नहीं है, आप रोड पर बाइक से चलते हुए जैसे एक छोटे से जीव की तरह मर जाते हैं। यही आपकी हैसियत है। प्रिया, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, लेकिन इस बात को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत की पार्लियामेंट में एक बड़े नेता ने कहा, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर किसी एक भगवान का लेते तो आपको मुक्ति मिल जाती। मैं आपको बता दूं कि किसी भी भगवान से सबसे पहले हमारे लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। भारत की आज़ादी के दौरान एक ऐसा चिंतक जिसने मानवतावाद को सबसे ज़्यादा महत्व दिया, उन्हीं को और भारत के संविधान को ही, वही हमारा रास्ता है, उसी को लेकर हमें चलना है। तो इसीलिए मैं आपको यह अभिवादन करता हूं, जय भीम। और एक महत्वपूर्ण बात के साथ अपनी बात शुरू करता हूं। अभी का चेकोस्लोवाकिया, जो अभी एक देश है चेकोस्लोवाकिया, वो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ तो वो रूस के कब्जे में था, कोल्ड वॉर चल रहा था। वहां एक बहुत बड़े चिंतक थे, बेसिकली वो साहित्यकार थे। उन्होंने एक निबंध लिखा और वो निबंध था द पावर ऑफ द पावरलेस, मतलब कमजोरों की शक्ति। और ध्यान से सुनिएगा, वो एक आम आदमी थे, वो साहित्य लिखा करते थे, मतलब साहित्यकार थे, नाटक लिखा करते थे बेसिकली। बाद में वो चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने। एक सामान्य आदमी इसलिए बने, उन्होंने उस लेख में साफ साफ कहा था। और आपको याद होगा, आपने अगर 6 महीने पहले भाषण सुना होगा कनाडा के एक बड़े नेता का, जब ट्रंप ने कनाडा के ऊपर कई तरह के हमले किए। एक तरह का वो साम्राज्यवाद ही था। जब अमेरिका दबोच लेना चाहता था कनाडा को, तो उन्होंने उसका विरोध किया और एक जोरदार भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने चेकोस्लोवाकिया के एक ठेले वाले का जिक्र किया। ठेला वाला सब्जी बेचा करता था, फल बेचा करता था, और उसने अपने ठेले पर लगा रखा था, दुनिया के मजदूरों एक हो। याद रखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रूस के कब्जे में था चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड और ये सारे देश। और ये उतना ही खोखला भाषण था या नारा था जितना झूठे मैंने तमाम रूस की स्टालिन को बहुत सारे लोग हीरो के तौर पे लेते हैं, मैं भी हीरो और विलन दोनों के तौर पे लेता हूं। तो कब्जे में था चेकोस्लोवाकिया और कम्युनिज्म वहां लोगों का उत्पीड़न कर रहा था, यह सच था। और उस दमन में वो ठेले वाला अपने उस पर रोज लगाता था इसको, जबकि वो इस बात में विश्वास नहीं करता था। हावेल ने साफ साफ अपने लेख में लिखा कि जो सत्ता होती है वो लोगों को झूठ की आदती बना देती है और सत्ता अपनी सारी शक्ति इसी झूठ से पाती है। और उसका काउंटर बस एक ही चीज है और वह है सच कहना। कमजोर से कमजोर आदमी जब सच बोलने लगता है तो झूठी सत्ता बेमानी हो जाती है और कमजोर हो जाती है और वो उसका अंत होना शुरू हो जाता है। तो वाक्लाव हावेल बाद में चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने। अभी भारत की जो स्थिति है मैं आपको साफ साफ बता देता हूं, इसको याद रखिएगा कि भारत में 2014 में 1% लोगों के पास 22% धन था और वो धन बढ़ के 40% हो गया है। और इसको जाके आप दूसरों को कहिएगा, 22% धन 40% हो गया है। इस देश के 10% लोगों के पास 58% धन है। 10% लोगों के पास 58% है। नीचे के 50% लोगों के पास केवल 15% है। आपकी गरीबी, मैं भी एक सामान्य आदमी हूं, हमारी गरीबी का सारा जो कारण है वो कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है उसमें है। मैं किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं देता हूं, लेकिन जब सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, सिस्टम डेमोक्रेटिक नहीं होता है, तो नुकसान समाज के सबसे कमजोर और गरीब आदमी का होता है। हम सभी गरीब हैं। 2014 में जो भारत की आर्थिक स्थिति थी, अभी 2026 में बहुत ही बुरी हालत में है।
और इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल, मैं बिना आंकड़ों की बात नहीं करता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल, जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब है पेरिस में है, वो नागपुर में नहीं है, पेरिस में है, और वो साफ साफ 4-5 लोगों के रिसर्च पेपर हैं, सोमांची हैं, पिकेटी हैं, नवनीत कुमार हैं, और एक और लुकास चांसल हैं, 4 लोगों की रिपोर्ट है, और उसमें वो साफ साफ कहते हैं कि 2014 से लेके 2014 में ओबीसी का जो भारत का धन है उसमें 20% हिस्सेदारी थी, घट के 9% हो गई। एससी शेड्यूल कास्ट की हिस्सेदारी वो 1.9 थी, थोड़ी सी बढ़ी है, 2.3% है। आदिवासियों का कोई सटीक डेटा नहीं है, माइनॉरिटीज का, ये चारों वर्गों का मिला के भारत के धन में केवल 13% हिस्सेदारी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट जो 2023 में आई वो कहती है। इसको मैं बार बार कहता हूं, याद रखिएगा, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप कहीं है ही नहीं। भारत के 1% लोगों के पास 40% धन है, 2024 में 22% था, 10% लोगों के पास 58% धन है। क्या होना चाहिए? ये किसी भी लोकतंत्र में इस तरह की गैर बराबरी होनी चाहिए? कोई सिस्टम है? आप समझते हो कि मैं गरीब हूं, आप गरीब नहीं है, आप इसलिए गरीब हैं क्योंकि आप उसी झूठ में बह रहे हैं जो वाक्लाव हावेल कहता था। हावेल इसीलिए इस बात को कहता था कि आप जिस दिन केवल सच बोलिए, आप बहुत आंदोलन मत करिए, आप बस ये बताइए कि आप भी अगर पाखंडी उसको भी बोलिए। मैं ये कहता हूं ना कि ये जो बातें होती है ना ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज की, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में कितने संवेदनशील है माइनॉरिटीज को लेकर। अपने ड्राइंग रूम में हम क्या सोचते हैं, मंचों से बड़ी बड़ी बातें होती हैं, कितनी इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं, नहीं होंगी? पटेल, कुशवाहा, यादवों में तो होती नहीं है, जाटों में होती नहीं, गुजरों में होती नहीं है। आप एससी एसटी से कब करोगे? आप सोचो कि इसी देश में अछूत होना एक समस्या थी, छुआछूत एक प्रॉब्लम थी, लेकिन इस तरह की चीजें कब आगे बढ़ेंगी? हमारे एक दोस्त हैं जो यहीं खड़े हैं, वो कहते हैं कि इंटरनेशनल मैरिजेस करिए आप। वो कहते हैं कि भारत में एक आदमी को दिल्ली में जैसे शहर में घर खरीदने के लिए 30 साल लग जाते हैं, अमेरिका में आप अपनी 3 साल की कमाई से घर खरीद सकते हैं। घर नहीं है, आप रोड पर बाइक से चलते हुए जैसे एक छोटे से जीव की तरह मर जाते हैं। यही आपकी हैसियत है। अपनी हैसियत बढ़ाइए साथियों, और वो हैसियत ऐसे बढ़ेगी जब आप मिलकर लड़ेंगे। इंसान की तरह सोचिए, इंसान की तरह सोचिए। मैं आपको बताता चलूं कि इस देश का सबसे गंभीर संकट जो है वो महंगाई है, बेरोजगारी है। आपने यूनिवर्सिटीज को क्या किया? बगल में अशोका यूनिवर्सिटी खोल दिया है, 24 लाख रुपए में ग्रेजुएशन हो रहा है, डीयू में 24,000 में हो रहा है। 24,000 में क्यों होना चाहिए? वो 4,000 होना चाहिए। और याद रखिएगा कि 90,000, 96,000 स्कूल बंद कर दिए गए। यूपी में अकेले 30,000, 27,000 बंद कर दिए गए। स्कूल खुलने चाहिए। हमारी आबादी है 150 करोड़ और हम जो है केवल 1200 यूनिवर्सिटीज हैं, 800-700 सरकारी हैं, 500 प्राइवेट हैं। आप पढ़ा लोगे अपने बच्चे को अशोका यूनिवर्सिटी में? नहीं पढ़ा सकते हो। आप ध्यान रखिए इस बात को कि ये सब आपकी चिकित्सा, आप चले जाओगे अपोलो में, क्यों है ये हॉस्पिटल्स? होने क्यों चाहिए ऐसे हॉस्पिटल्स? आम आदमी पार्टी, भले मैं उसकी आइडियोलॉजी को नहीं मानता हूं, कम से कम उसने कुछ, उसकी बहुत पॉलिटिक्स को मैं सब्सक्राइब नहीं करता हूं, लेकिन उसने कुछ स्ट्रक्चरल सुधार किए थे। आपने क्या किया? आप चुनावों को ट्रांसपेरेंट नहीं रहने दिया, आपने उनको लूट लिया। बंगाल का चुनाव आपकी आंखों के सामने, उसका उदाहरण देखिए। इनके ट्रांसप्लांटेड लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, एक एक जीत के आ रहे हैं, आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए सीधा सा मसला है आपकी हिस्सेदारी का। आप देखिए ना कि स्कूलों में कुरिकुलम को कैसे चेंज किया जा रहा है। हमारे बच्चे, भारत दुनिया का सबसे युवाओं वाला देश है, हमारे बच्चे कांवड़ ढो रहे हैं 20 साल की उम्र में। ठीक है, धर्म जरूरी है, धर्म का मैं विरोध नहीं करता हूं, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। जर्मनी में लोग बूढ़े हो रहे हैं, आप जर्मन सीखिए, आप जाइए जर्मनी, आपको नर्स की तमाम नौकरियां पड़ी हुई हैं वहां, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल नौकरियां हैं। लेकिन क्या किया जा रहा है? जर्मन स्कूलों में से हटा दिया गया। 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में जर्मन पढ़ाया जाता था, उसकी जगह पे संस्कृत लाया गया। क्यों? संस्कृत एक तो डेड लैंग्वेज है, उसको एक जाति विशेष पढ़ती है, उसके लोगों को नौकरी मिलेगी और आपके बच्चे बेरोजगार होंगे। बेरोजगार होंगे तभी तो अंधभक्त होंगे। अगर पढ़ गए तो सवाल पूछेंगे, अंधभक्त होंगे तो आपके पीछे चलेंगे, कहेंगे, नारा लगाएंगे। आप देखिए ये जो इंटरकास्ट जो ईर्ष्या है, इंटरकास्ट जो राइवलरी है, उसको खत्म करिए। खत्म कैसे होगी? शादियों से खत्म होगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि सीधे हिंदू मुसलमान शादियां करिए, आप एससी ओबीसी कर सकते हैं, वो भी मत करिए। ओबीसी के बीच में करिए, एससी के बीच में करिए, क्योंकि यही वो फॉल्ट लाइन है, यही वो समस्या है जिनका ये फायदा उठाकर आपको बांट रहे हैं। आप जाते हैं तो जाटों में बदल जाते हैं, मैं यादव में बदल जाता हूं, कोई बिंद में बदल जाता है, कोई राजभर में बदल जाता है, और सभी 12 साल से दुर्दशा झेल रहे हैं। एक झूठ की सरकार है, झूठ का गुब्बारा युवाओं ने फोड़ दिया है,
लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि सच को हर एक आदमी तक पहुंचाइए। याद रखिए, आपको लगता होगा कि सच बड़ा कमजोर है। गांधी ने उसी सच के एक्सपेरिमेंट, उनकी ऑटोबायोग्राफी की टाइटल है माय एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रुथ, उसी सच का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक महात्मा बन गए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप महात्मा बनिए, मैं ये कह रहा हूं कि आप इसको तो कहिए कि जर्मन पढ़ने से बच्चे का फ्यूचर बनेगा या संस्कृत पढ़ने से बनेगा। संस्कृत डेड लैंग्वेज है, क्यों पढ़े कोई? भारत में 1600 लैंग्वेजेस बोली जाती थी, बहुत सारी डेड हो गई हैं, बहुत सारी डेड हो गई। मैं नहीं कहता हूं संस्कृत को आप बचाइए, लेकिन जिनसे रोजगार बने बच्चों का उस तरह का क्यूरिकुलम बनाइए। स्कूलों का हाल देखिए, बेरोजगारी देखिए, स्कूल और कॉलेजेस। आपने डीयू में मालूम है ओबीसी के लोग बैठे होंगे, यहां पे एससी के भी लोग हैं। मैं आपको बताता चलूं कि पूरी दुनिया में भी यही हाल है। पूरी दुनिया में जो 65% दुनिया का धन है वो 60,000 लोगों के पास है। और सोचिए एक भारत का भी उसमें बिलियनर है, वो है, आप जानते हैं, वो राष्ट्रीय व्यापारी बन चुका है। हर चीज उसी को मिलता है, साइलो उसी का है, पोर्ट उसी का है, एयरपोर्ट उसी का है, रेलवेज उसी की है। जो हर कुछ पैसा कमा सकता है वो उसका है। ऐसे में छोटे छोटे उद्योगपतियों का क्या होगा? इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि आपकी जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।